Okay. Good morning to all of you. वेलकम बैक। और उम्मीद करता हूं कि आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में मजा आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। ध्यान से कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखिएगा, कंसंट्रेट होकर समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको थर्मोडायनेमिक्स का। देखो, चीजें रटना एक अलग बात है कि हम चीजों को रट लेते हैं, और बट चीजों को रटने के साथ अगर हम कॉन्सेप्ट उसके समझें तो हमें वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाते हैं जो क्वेश्चन हमने कभी लगाए भी नहीं है। और वो तभी सॉल्व हो सकते हैं आपसे क्वेश्चन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो देखते समय कंसंट्रेट होकर के ध्यान से एक एक लाइन को सुनिएगा और अपने नोट से मिलाइएगा। साथ में अगर आपको लगे कुछ लिखना है तो जब जो मैं बताता हूं बोर्ड पे लिखता हूं या समझाता हूं आपको, आप अपनी नोट्स में लिखते जाइएगा। जब आप लिखते जाएंगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी, तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से करिएगा, कंसंट्रेट होकर। बार बार बोल रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। जब तक आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में आएगी नहीं। और अगर एक बार समझ में आ गई फिर वो कहीं जाएगी नहीं। इसलिए आपको चीजों को ध्यान में रखना है, समझना है और फिर क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने यह बात किया था, हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकती है, कौन सी मास पे डिपेंडेंट होती है, कौन सी मास पे इंडिपेंडेंट होती है, किस तरीके से प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेट को बताती हैं। स्टेट क्या है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने का मतलब क्या है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो वो जिसको फॉलो करता है वो पाथ कहलाता है। अगर वो पाथ कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो जाए, बता दिया जाए कि इस तरीके से चलोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप वहां से यहां आओगे तो साइकिल से आओगे, तो उसका मतलब हो गया कि वो पाथ ही प्रोसेस कह दिया जाता है कि यही प्रोसेस है। फिर हमने एक और प्रोसेस पढ़ा था जिसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कह दिया गया था कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है। वेरी स्लो माइनर में लिया जाए, टेंपरेचर डिफरेंस ना हो, इक्विलिब्रियम में हो सराउंडिंग के साथ, तो जब वो मूव करता है तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में एक टर्म आया था जिसे रिवर्सिबल कहा गया था। जिसे क्या कहा गया था? रिवर्सिबल कहा गया था। तो बट उसको हमने पढ़ा नहीं था, तो आज उसको देख लेते हैं पहले। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझने के बाद एक गिब्स फेज रूल है छोटा सा, जिससे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली जाती है, उसको पढ़ लेंगे। फिर आज के मेन टॉपिक पे आएंगे जिसे हम कहेंगे टेम्परेचर, यानी जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो आज बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्लिस्टर क्लियर होगा, कोई उसमें बस ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिएगा जरा यहां पे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब है, अगर मैं यहां पे एक पीवी डायग्राम ले लूं, अगर मैं यहां पे एक पीवी डायग्राम ले लूं, कुछ भी ले सकता हूं मैं, ये पीवी डायग्राम है। यहां मैंने प्रेशर लिया, यहां वॉल्यूम लिया, कुछ भी आप प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी जो आपकी इच्छा करे वो आप बना लो। मैं एक सिंपल सा एक्स वाई बना दिया। इस एक्स वाई पे कोई एक सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है और कोई एक सराउंडिंग है, यानी 2 बॉडीज हैं। 2 बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन कराना है। इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का ट्रांसफर का मोड हीट है। यानी हीट मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या हो गया? 2 ही मोड है, या तो हीट हो सकता है या तो वर्क हो सकता है। तो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर यहां पे हम हीट मान लेते हैं। कोई हमारा सिस्टम पहले इस स्टेट पे था, दैट इज द स्टेट 1, इस स्टेट 1 पे था। जब इस स्टेट 1 पे था उस समय यहां की कुछ प्रॉपर्टीज थी। प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। प्रेशर हमने P1 मान लिया, वॉल्यूम को हमने V1 मान लिया।
दिस इज द स्टेट 1। आफ्टर सम टाइम ये सिस्टम स्टेट 2 पे पहुंचता है। जब ये सिस्टम स्टेट 2 पे पहुंचता है तो सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर होता है सराउंडिंग में। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का इंटरैक्शन हो रहा है। इंटरैक्शन एनर्जी का हो रहा है और एनर्जी के ट्रांसफर का मोड हीट है। तो हीट का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग पे यानी 1 से 2 पे गया, वो 1 से 2 पे पहुंचा। एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो गया 1 to 2। जब ये 1 से 2 पे आया तो इसने, ये जो मेरा सिस्टम था, इस सिस्टम ने हीट को ट्रांसफर किया सराउंडिंग में। जब इस सिस्टम ने हीट को ट्रांसफर किया सराउंडिंग में, इसका मतलब हुआ कि सिस्टम लूज द हीट, सिस्टम ने हीट को खो दिया। और जब सिस्टम से हीट जाएगी तो जनरली ये कन्वेंशन लेते हैं कि जब कोई हीट लूज करता है तो उसको निगेटिव ले लेते हैं और जब कोई हीट मिलती है तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एक कन्वेंशन माना गया कि पैसा अगर आपने किसी को दिया तो आपके पास पैसे कम हो गए तो उसको निगेटिव कहेंगे, यानी 100 में से 50 बचे तो इसका मतलब निगेटिव हो गया। सामने वाले को दे दिया तो उसके 50 से 100 हो गए, मतलब वो पॉजिटिव हो गया। कहने का मतलब हमें कन्वेंशन मान, अभी ये हीट एंड वर्क में पूरा हीट और वर्क दोनों का कन्वेंशन आएगा तो वहां देखेंगे हम उसको। यानी अगर आप सिस्टम से हीट जाती है तो उसको निगेटिव मानेंगे, सिस्टम को हीट मिलती है तो उसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। इसका मतलब हुआ कि सिस्टम जब 1 से 2 पे पहुंचा किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, तो उस समय उसने 50 जूल हीट लूज किया, यानी 50 जूल हीट उसमें से चली गई। Q12 प्रोसेस 1 से 2 पे गया, यानी हीट चली गई कितनी, 50 जूल। अब ये हीट कहां जाएगी, किसका इंटरेक्शन हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग का हो रहा है। जब इसने 50 जूल हीट को लूज किया तो सराउंडिंग को 50 जूल हीट मिलेगी, और जब सराउंडिंग को 50 जूल हीट मिलेगी तो वो भी तो एक बॉडी ही है। अगर वह बॉडी है तो सराउंडिंग को जब हीट मिली तो इसका मतलब सराउंडिंग पॉजिटिव में हीट पाएगा, इसका मतलब उसको प्लस 50 जूल हीट सराउंडिंग को मिल गई। दिस इज द प्रोसेस 1 to 2। अब सिस्टम अगेन फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है, यानी सिस्टम फिर से 2 से चल के और 1 तक जाना चाहता है। जब ये सिस्टम 2 से चल के 1 तक जाना चाहता है तो हम कहते हैं अगर ये सिस्टम और 2 से 1 तक जाने में जितनी हीट इसने दिया था उतनी ही हीट ये सराउंडिंग से वापस लेना चाहता है। तो अगर उतनी ही हीट सराउंडिंग से इसको वापस मिल जाए और ये वापस जाते समय सेम पाथ को फॉलो करे जिस पाथ से 1 से 2 पे आया था, अगर उतनी ही हीट यहां से जाएगी, कहने का मतलब कि Q21 इज इक्वल टू -50 जूल। Q21 जब ये -50 यानी सराउंडिंग से अब सिस्टम हीट ले रहा है तो सराउंडिंग की हीट निगेटिव हो गई, सिस्टम को उतनी हीट मिलेगी तो सिस्टम की हीट पॉजिटिव हो गई, यानी +50 जूल। +50 जूल जब उतनी हीट पॉजिटिव हो गई, जब उतनी ही हीट हम इसको सिस्टम को देंगे तब यह सिस्टम 2 से चलेगा 1 पे पहुंचेगा और उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ से आया था, उसी पाथ से ये वापस जाएगा। अगर उसी पाथ से वापस चला जाए, उसी पाथ से वापस चला जाए तो इसका मतलब उतनी ही हीट इसको मिल गई, उतनी ही हीट इसको मिल गई। इसका मतलब हुआ कि इसने पाथ भी सेम फॉलो किया, जितना दिया था उतना मिल गया। अगर हम देखें कि इस पूरे काम में यानी 1 से 2 और 2 से 1 पे
सिस्टम और सराउंडिंग में इफेक्ट क्या आया, तो भैया इसने एनर्जी का इंटरेक्शन किया था इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी का इंटरेक्शन किया था तो इसने ना तो इसको कुछ, जरा देखें कि होल इफेक्ट क्या पड़ा सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग पे। पूरा प्रोसेस करने के बाद 1 से 2 और 2 से 1 तक जाने के बाद +50 -50 मतलब हीट ट्रांसफर टोटल 0। सराउंडिंग में देखो, जब 1 से 2 पे गया था तो +50 दिया था, जब 2 से 1 पे आया तो -50 हुआ। इसका मतलब होल इफेक्ट, कंप्लीट इफेक्ट इन द सराउंडिंग इज आल्सो 0। मतलब इसने सिस्टम और सराउंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं छोड़ा, कोई इफेक्ट नहीं छोड़ा, यानी सिस्टम और सराउंडिंग में फाइनली कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, ए रिवर्सिबल प्रोसेस और ए प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन रिवर्स इन द डायरेक्शन if it follow the same path without leaving any effect in the system and surrounding। ना तो इसने सिस्टम पर कोई इफेक्ट डाला, ना तो इसने सराउंडिंग पर कोई इफेक्ट डाला, और सेम पाथ को वापस जाते समय फॉलो किया। इसी प्रोसेस को कह दिया गया कि यह कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब हुआ कि जब ये सिस्टम, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल कहलाएगा, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल कहलाएगा अगर वो उसी पाथ को फॉलो करने की कंडीशन में हो। अगर हम चाहें कि वापस वो प्रोसेस तभी रिवर्सिबल होगा कि जब हम उसको रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराएं, तो उसी पाथ को फॉलो करें, और उसी पाथ को फॉलो करते समय वो सिस्टम और सराउंडिंग में कोई इफेक्ट ना छोड़े, इफेक्ट फाइनली इज इक्वल टू 0 दिखाई पड़े। ये मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल कहलाएगा। अब ये प्रोसेस तो हो गया रिवर्सिबल। अब अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो इसको डिनोट करने के लिए हमेशा मैंने कहा एक फर्म लाइन का ही यूज करोगे आप। कहीं भी चाहे ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए, मतलब डॉटेड नहीं बनाओगे तो यह कहलाएगा रिवर्सिबल। अगर वो प्रोसेस इर्रिवर्सिबल है, अगर वो प्रोसेस इर्रिवर्सिबल है तो फिर आपको डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा। प्रोसेस अगर इर्रिवर्सिबल है तो फिर वो प्रोसेस 1 से 2 अगर आपको डॉटेड लाइन दिखाई पड़े तो समझ लीजिए वो इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे आप लेते हो ना कि ये लाइन है, ये स्लोप है, इस पर एक ब्लॉक को आपने मूव कराया यहां से यहां तक। जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक मूव किया, इसका मतलब इनके बीच में चलेंगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट का लॉस होगा, हीट का लॉस होगा मतलब वो सराउंडिंग में इफेक्ट डालेगा, वो सराउंडिंग में इफेक्ट डालेगा। वापस आते समय जो उसने दिया था वापस लेगा थोड़ी ना, जो फ्रिक्शन के रूप में लॉस हो गया। मतलब ये इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होंगे वो सारे के सारे प्रोसेस इर्रिवर्सिबल होंगे। याद रखिएगा, जिसमें हीट का लॉस यानी सराउंडिंग में कोई इफेक्ट ना डाले वो रिवर्सिबल है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कोई सिस्टम चलेगा
तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, और अगर फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। अगर एनर्जी का लॉस होगा तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं रह गया। अगर वो लॉस जीरो हो जाए, भाई अगर जितनी एनर्जी दी जाए वो पूरी यूज में आ जाए, लॉस ना हो, तो उससे अच्छा प्रोसेस कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। इसीलिए अगर रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल हो जाए तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज द मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इज द मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेस। उससे ज्यादा इफिशिएंट प्रोसेस कोई हो नहीं सकता है। उससे ज्यादा कोई इफिशिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें लॉसेस जीरो हो गए, उसमें लॉसेस जीरो हो गए। इसलिए अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हो तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज द मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेस, बट ऑल रियल प्रोसेस आर इररिवर्सिबल प्रोसेस। हम मान लेते हैं कि यह रिवर्सिबल है, लेकिन वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता है, बिकॉज व्हेन देयर इज ए प्रोसेस देन देयर इज ए फ्रिक्शन, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन all real process are irreversible process. All real process are irreversible process. वो रिवर्सिबल नहीं हो सकते हैं। यानी रिवर्सिबल को हमने मान लिया कि सबसे ज्यादा इफिशिएंट है, इसीलिए रिवर्सिबल को कहा गया कि ये आइडियल प्रोसेस है। ये आइडियल प्रोसेस है। जैसे कार्नाट साइकिल पढ़े होंगे आप, पढ़ते हुए आईसी इंजन वगैरह में, मैं भी आगे थर्मो में आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत। कार्नाट साइकिल पढ़ते हैं, लेकिन वो हाइपोथेटिकल है, कार्नाट इंजन कभी बना नहीं सकते हैं आप। और अगर वो हाइपोथेटिकल है, वो पॉसिबल नहीं है, फिर भी इसीलिए उसको आइडियल साइकिल कहा गया, उसको बेंचमार्क कहा गया। और मान के उसी तरीके से रिवर्सिबल साइकिल रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको कहा गया वो क्या है? आइडियल प्रोसेस है। वो क्या है? आइडियल प्रोसेस है। जितने भी रियल प्रोसेस हैं वो इररिवर्सिबल होंगे, और किसके कारण होंगे? फ्रिक्शन के कारण होंगे। अगर फ्रिक्शन लेस हो जाए तो वो रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन फ्रिक्शन लेस बनाना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा ना थोड़ा फ्रिक्शन जरूर होगा, उसमें थोड़ा ना थोड़ा फ्रिक्शन जरूर होगा, और अगर फ्रिक्शन होगा तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज ए आइडियल प्रोसेस, इट इज ए हाइपोथेटिकल प्रोसेस। सिर्फ हाइपोथेटिकल का मतलब सोच सकते हैं। सोचने को कोई रोक सकता है क्या? हम तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, है ना। क्लास में आए थे, पढ़ रहे थे, मन कहीं और भटक गया था, है ना, तो कुछ और सोच रहे हैं बैठ के, सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कहीं और सपने में खोए हैं ना। तो सोचने को तो कुछ भी सोच लो, घर पे रहते हो आराम से, का पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो, है ना। तो जब सोच लेते हो आप, जब सोचते रहते हो, तो सोचना में कोई रुकावट नहीं है। इसीलिए कहा गया कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो आइडियल प्रोसेस है, वो हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने रियल प्रोसेस हैं वो फ्रिक्शन की वजह से इररिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। वो फ्रिक्शन की वजह से इररिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक ब्लॉक यहां से यहां मूव कर रहा है, ब्लॉक मूव करेगा किसी सरफेस पे, तो वो क्या होगा? इररिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। तो याद रखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि उसी पाथ को फॉलो करे, सिस्टम और सराउंडिंग में कोई इफेक्ट ना डाले, कोई इफेक्ट ना डाले, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा, फ्रिक्शन लेस होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का अगर ऐसी लाइन है तो आप उसको रिवर्सिबल मान के चलते हैं आगे यूज करने के लिए, और डॉटेड लाइन अगर कहीं बनी है इसका मतलब वो क्या है?
वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब एक और छोटा सा टर्म है, उसको भी देख लेते हैं, फिर जीराथुला पे आते हैं। नाम सुना होगा आपने, गिब्स फेज रूल। ये क्लियर हुआ? मैं इसको हटा दूं? हटा दूं ना, इसको हटा देता हूं, ठीक है। चलिए, चलिए बात करते हैं गिब्स फेज रूल की। गिब्स फेज रूल क्या कहता है? गिब्स फेज रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल, एक सिंपल सा फार्मूला है, आगे काम आएगा इसलिए मैं यहां आपको बता देता हूं। गिब्स फेज रूल कहता है, एक इक्वेशन है P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 2। P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 2। हमें जहां नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो, हम इस रूल का यूज कर लेते हैं। इस रूल के थ्रू हम निकाल सकते हैं। इस रूल का यूज अभी मटेरियल साइंस में भी, मेन मटेरियल साइंस में पढ़ाया जाता है, बट चूंकि हमें यहां भी डिग्री ऑफ फ्रीडम समझना होता है क्या होती है, इसलिए यहां पे मैं एक छोटा सा टर्म आपको बता देता हूं कि गिब्स फेज रूल किसे कहते हैं। P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 2, वेयर P इज नथिंग बट नंबर ऑफ फेजेज। नंबर ऑफ फेजेज। F डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, साथ में लिख देता हूं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ कंपोजिशन या कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो और हमें उसके फेज पता हो, कंपोजिशन यानी कंपोनेंट्स क्या क्या है पता हो, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। इसका मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपके पास एक बकेट है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो आइस भरा है, दूसरा इसमें हमने वाटर भर दिया है। आइस भरा है, वाटर भर दिया है। अब अगर हम ये देख लें, अब कोई पूछे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हुआ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द सिस्टम। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू रिक्वायर्ड डिफाइन द सिस्टम, उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। जैसे उतने कम से कम इतने वेरिएबल जो कि सिस्टम को डिफाइन कर सकें, यानी उसकी स्टेट को बता सकें, कंडीशन को बता सकें, उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वहां बोले होंगे, एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये एक लट्ठा है, डंडा है, इसमें चढ़ते हुए कीड़े की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, पढ़ा है ना। उड़ते हुए मच्छर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक टेबल है जिसमें ब्रीथ है, लेंथ है,
डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब वो कितने डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली चल सकता है, कौन कौन से मोशन कर सकता है। जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो इसकी बात करते हैं, तो वही उसके वेरिएबल हो गए। हमारे इसमें वेरिएबल वो सबके सब जो कंडीशन को या स्टेट को बताएं, सिस्टम को डिफाइन कर पाए, कम से कम उतने वेरिएबल। जैसे मैंने कहा कि इस स्टेट पे है, यहां का प्रेशर इतना, टेंपरेचर इतना, मतलब ये इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसी बात करते हैं। तो अगर कहे कि एक लट्ठा है, इसमें मच्छर, इसमें किसी कीड़े को चलना है, इस डंडे में कीड़ा जब चलेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकती है, जितने डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली मोशन कर सके वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है। भाई अगर वो डंडा है, लट्ठा है, तो लट्ठे में सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में यानी हाइट के डायरेक्शन में चल सकता है। अगर हाइट के डायरेक्शन में चल सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई। टेबल है, टेबल में लेंथ के डायरेक्शन में चल सकता है, ब्रीथ के डायरेक्शन में चल सकता है। हाइट के डायरेक्शन में चलेगा तो नीचे गिर जाएगा, हवा में ऊपर चल नहीं सकता, नीचे जाएगा तो गिर जाएगा। जब नीचे जाएगा तो गिर जाएगा, इसका मतलब हुआ कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई। हवा में उड़ते हुए मच्छर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, मच्छर आपका एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई डायरेक्शन में उड़ सकता है, जेड डायरेक्शन में उड़ सकता है। लेकिन मच्छर, अब ये तो लीनियर मोशन हो गए, रोटेशन अगर होते हैं तो वो भी 3 होंगे। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं जनरली, बेसिकली 6 की बात करता है। अगर और मोशन लेते हैं तो फिर वो रोबोट में जाएंगे तो 12 होगा, वो अलग बात है। बट जनरल वे में 6 की बात करते हैं, 3 लीनियर मोशन, 3 रोटेशनल मोशन, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 + 3 = 6। उनमें से कितने नहीं कर पाएगा ये सोच लो, या कितने कर पाएगा ये सोच लो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाएगी। जैसे मैंने कहा हवा में उड़ते हुए मच्छर की बात कर लो, आप एक्स डायरेक्शन में गया, वाई डायरेक्शन में गया, जेड डायरेक्शन में गया। अब मच्छर को हवा में गुरमुंडी तो नहीं खिलाओगे ना कि वो गुरमुंडी खा रहा है। इसका मतलब हुआ कि मच्छर हवा में 3 डायरेक्शन में उड़ सकता है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई। तो वो जो इंडिपेंडेंटली मोशन कर पा रहा है उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि सिस्टम को डिफाइन करें, उन्हीं को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। जैसे मैंने यहां पे कहा, यहां पे फेजेज, नंबर ऑफ फेजेज का मतलब आइस है, इसका केमिकल फार्मूला H2O है। वाटर है, इसका भी केमिकल फार्मूला H2O है। बट जो फेजेज हैं वो 2 हैं, जो फेजेज हैं वो 2 हैं। इसका आइस का मतलब सॉलिड हो गया, आइस का मतलब क्या हो गया, सॉलिड हो गया। वाटर का मतलब लिक्विड हो गया, वाटर का मतलब लिक्विड हो गया। इसका मतलब फेजेस तो हो गए 2। फेजेस कितने हो गए, 2। फेजेस कितने हो गए, 2। बट कंपोजिशन आप देख लीजिए, कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, कंपोजिशन तो दोनों के सेम है, कंपोनेंट दोनों के सेम है, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अगर इसी में और कुछ मिला होता तो 2 होता। अब पी की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू पता चल गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है हमें। इसका मतलब हुआ कि 2 + F = 1 + 2, 1 + 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F = 1 + 2 यानी 3। इस 2 को इधर ले जाओ, -2 यानी F = 1। तो अगर आइस और वाटर भरा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 1 हो गई। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 1 हो गई। तो इसको याद रखिएगा, कई बार सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गिब्स फेज रूल, व्हाट इज द फार्मूला। तो आपको यहां होना चाहिए, सिंपल सी चीज है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
समझ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब हमने थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक चीजों की डिस्कशन कर लिया है। अब बेसिक चीजों का डिस्कशन करने के बाद थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज तो बात पता चल गई कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि हम इसमें एनर्जी इंटरैक्शन की बात करते हैं। इसमें किसकी बात करते हैं? एनर्जी इंटरैक्शन की बात करते हैं। और जब हम एनर्जी इंटरैक्शन की बात करते हैं तो एनर्जी का इंटरैक्शन दो फॉर्म में होता है, या तो हीट के फॉर्म में होगा, या तो उसके इंटरैक्शन के दो मोड होते हैं, या तो हीट या तो वर्क, या तो हीट या तो वर्क। ठीक है, तो मेनली पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हम कहते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स में डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब समय इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि जो वर्क और हीट है, ये सिस्टम के कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सराउंडिंग के कॉन्सेप्ट है, बट वो फिर बहुत डिटेल में जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा वहां पे नहीं जा रहा हूं। क्योंकि आप जब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, अगर एनर्जी डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो तो उसको हीट कहते हैं। अगर एनर्जी डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मोड ऑफ ट्रांसफर हो रहा है तो उसको मोड ऑफ ट्रांसफर हीट कहा जाता है, और अगर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है तो फिर उसको कहते हैं कि ये वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। तो जहां भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो वही वर्क ट्रांसफर की बात करेगा, वही वर्क ट्रांसफर की बात करेगा। तो डिसऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, जब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मोड ऑफ ट्रांसफर होता है तो उसे वर्क ट्रांसफर की बात करते हैं। जब डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म मोड ऑफ ट्रांसफर होता है तो उसे हीट ट्रांसफर कहते हैं। इसीलिए, और याद रखिएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसफर इज वेरी डेंजरस। जो डिसऑर्गेनाइज्ड मोड है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइज्ड मोड में। इसका एग्जांपल देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये बात समझ में आ जाए तो। आप कहीं दो दुर्घटनाएं हो जाएं, एक जगह है जहां पे अचानक से आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। और उतने ही लोग कहीं पे हैं जहां पे अचानक से एक ट्रक आया और टक्कर मार दिया। एक ट्रक आया और टक्कर मार दिया। दो सिस्टम है मेरे पास। इसमें बहुत से लोग अंदर भरे हुए हैं। एक दूसरा सिस्टम है, इसमें भी बहुत से लोग अंदर भरे हुए हैं। इस सिस्टम में क्या हो रहा है? इस सिस्टम में किसी ने क्या किया? आग लगा दिया। क्या लग गई? आग लग गई। इस सिस्टम में क्या लग गई? आग लग गई। जैसे इस सिस्टम में आग लगी, भगदड़ मच गई। अब आग लगी है, भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, समझ में नहीं आ रहा किधर से भागे, चारों तरफ से आग आके लग गई, इसमें पता नहीं चल रहा किधर से भागे। जब भगदड़ मचेगी, आग लगेगी, तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड मोड में ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब इसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होने के चांसेज हैं। दूसरा, एक कोई ट्रक है, वो ट्रक सामने से तेजी से चलता हुआ चला आ रहा है। जब वो ट्रक सामने से तेजी से चलता हुआ चला रहा है और आकर के इसकी दीवार में इस तरफ से टकरा गया, इस तरफ से दीवार को तोड़ के यहां से घुसा। जब ये ट्रक यहां से आया, यहां से घुसा, तो जो अंदर लोग बैठे थे उन्होंने देखा इधर से ट्रक आ रहा है, सब
तेजी से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इधर की तरफ भागने की, यानी जिधर से वो आ रहा है उसके अपोजिट साइड में भागने की कोशिश करेंगे। उसके अपोजिट साइड में क्या करेंगे? भागने की कोशिश करेंगे। मतलब यहां आग लगी थी, डिसऑर्गेनाइज मोड ऑफ ट्रांसफर हो रहा था, चारों तरफ भाग रहे थे, कहां जाए कहां ना जाए कुछ पता नहीं चल रहा है, लोगों की कैजुअलिटी हो गई, बहुत लोग मर गए। बट जब यहां पे आए, यहां पे ट्रक सामने से आया, ट्रक ने धक्का मारा, यानी वर्क के मोड में ट्रांसफर हुआ। जैसे ही ट्रक ने धक्का मारा, लोग इधर से धक्का मारा तो लोग इधर से भागने की कोशिश किए, यानी वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में भागने की कोशिश किए। और जैसे ही ऑर्गेनाइज मोड में भागने की कोशिश किए, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में जब भागेंगे तो कम कैजुअलिटी होगी, कम लोग मरेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि डिसऑर्गेनाइज मोड में अगर एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वो बहुत डेंजरस है, ऑर्गेनाइज मोड में एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वो कम डेंजरस है, यानी कहीं कहीं यूजफुल हो जाता है, वो वर्क के फॉर्म में हम यूज कर लेते हैं। इसीलिए डिसऑर्गेनाइज मोड का कोई मतलब नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज मोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और यही थर्मोडायनेमिक्स है। यही क्या है? यही थर्मोडायनेमिक्स है। मतलब डिसऑर्गेनाइज मोड वाले को ऑर्गेनाइज मोड में कन्वर्ट करना है। इसीलिए जो वर्क और हीट के कॉन्सेप्ट हैं वो सराउंडिंग के कॉन्सेप्ट हैं, वो सिस्टम के कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिस्टम के कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर छोटा सा एग्जांपल लूं, अगर वो सिस्टम के कॉन्सेप्ट होते तो आप कहते हैं कि ये हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ना, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, मॉलिक्यूल्स को आपने फ्यूल को बर्न कराया, मतलब उसमें से हीट आई, मॉलिक्यूल में मोशन हुआ तो कोई मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है, कोई मॉलिक्यूल उधर भाग रहा है, चारों तरफ वो मॉलिक्यूल भागना, यानी डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में मूव करने लगे। बट जब इस पिस्टन पे इन्होंने फोर्स लगाया तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया, पिस्टन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी इसके अंदर तो प्रेशर चेंज हो रहा था तो ये डिसऑर्गेनाइज हुआ तो ऊपर की तरफ मूव किया। बट ऊपर एयर है, सराउंडिंग है, पूरा सराउंडिंग ओपन है, उसके प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर प्रेशर में चेंज नहीं होगा तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल एक सेम डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भागेंगे, तो ऑर्गेनाइज मैनर में ऊपर की तरफ भागते हैं। सराउंडिंग में ऑर्गेनाइज मैनर में भाग रहे हैं, सिस्टम में डिसऑर्गेनाइज मैनर में भाग रहे हैं। यहां पे वर्क निकालते हो आप W = P × A करके जो निकालते हो वहां से, इसका मतलब जो प्रेशर है वो ऑर्गेनाइज मैनर में आप वर्क निकालते हो। इसीलिए कहा जाता है जो वर्क और हीट होते हैं ये सराउंडिंग के कॉन्सेप्ट हैं, ये सिस्टम के कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। और अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो आज का टॉपिक स्टार्ट करना था, और उसी को कहा जाता है जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहां से बेसिक डिफिनीशंस और प्रॉपर्टीज, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने खत्म कर लिया है। आपका एक चैप्टर, पहले चैप्टर्स में जो बेसिक डिफिनीशन कॉन्सेप्ट था वो खत्म हुआ। अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अच्छे से समझने के बाद इसके जो क्वेश्चन हैं उनको आप लगाइएगा। मैं क्वेश्चंस जस्ट इसके बाद जीराथ लॉ के बाद क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आज टाइम मिला तो आज कराऊंगा, नहीं तो कल कराऊंगा, ठीक है। बट आपको बेसिक, मेरे कहने का मतलब है मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन अगर मैंने आपको पढ़ाया है, मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो, अगर ये चैप्टर क्लियर हुआ हो, तो एक बार देख करके और अपनी सीट को लगाने की कोशिश करना कि सर ने क्या पढ़ाया है। उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं सॉल्व हो रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं, इसका मतलब है
कि आपकी मेरी ट्यूनिंग मैच कर गई है। अब आप हम चीजों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, हम कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ढंग से समझ करके एक बार क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा और मोस्ट प्रॉब्ली आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। अगर आपसे 70-80% क्वेश्चन लग रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, आपको चीजें क्लिस्टर क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम टेम्परेचर की। अगर आप बात करेंगे जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो ये एक ऐसा लॉ है जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करता है, ये टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करता है। हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये बात पढ़ी है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये बात पढ़ी है कि थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है जो एनर्जी इंटरैक्शन की बात करता है। थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है जो एनर्जी इंटरैक्शन की बात करता है, जिसमें एनर्जी इंटरैक्शन होता है। अब एनर्जी इंटरैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, यह चीज देखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर वो पैरामीटर्स हमने देख लिए कि यस इन पैरामीटर्स में चेंज हुआ, इन पैरामीटर्स में चेंज होने के बाद जिनको मैथमेटिकल पैरामीटर्स कहा जाता है, उन पैरामीटर्स में अगर चेंज हो गए तो हम कहते हैं यस एनर्जी का इंटरैक्शन हुआ है। अब वो किस फॉर्म में हुआ है, हीट के फॉर्म में किस मोड में हुआ है, हीट के मोड में या वर्क के मोड में, वो अलग बात है, वो अलग बात है। बट अगर कुछ मैथमेटिकल पैरामीटर्स हैं, अगर उनमें कुछ वेरिएबल्स आते हैं, चेंज आते हैं, तो हम कहते हैं यस एनर्जी का इंटरैक्शन हुआ है। और उन्हीं मैथमेटिकल पैरामीटर्स को हमने नाम दे दिया कि यही मैथमेटिकल पैरामीटर्स जो ये बताते हैं कि एनर्जी का इंटरैक्शन हुआ है कि नहीं है हुआ है, उन्हीं को प्रॉपर्टी कह दिया जाता है। उन्हीं को क्या कहा गया, उन्हीं को प्रॉपर्टी कहा गया है। अब अगर उनको प्रॉपर्टी कहा गया है, उन्हीं में से एक क्वांटिटी है जिसको आइडेंटिफाई किया गया टेम्परेचर के फॉर्म में, जिसको आइडेंटिफाई किया गया टेम्परेचर के फॉर्म में, यानी दीज पैरामीटर्स आर कॉल्ड टेम्परेचर, दीज पैरामीटर्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। और उन्हीं में से एक ऐसा पैरामीटर है जिसको हमने क्या कहा, टेम्परेचर कहा। वही टेम्परेचर हमें मेजर करने की बात करेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने अभी बताया आपको कि हम पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जब बात करते हैं तो एक ही चीज की बात करते हैं, कहते हैं एनर्जी इंटरैक्शन जिस ब्रांच में होती है उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब एनर्जी इंटरैक्शन देखने के लिए हुआ कि नहीं हुआ, कुछ मैथमेटिकल पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को देखते हैं। अगर उन पैरामीटर्स में कुछ चेंज आया तो मतलब एनर्जी इंटरैक्शन हुआ है। उन्हीं पैरामीटर्स को हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कह दिया जाता है। उन्हीं को क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। उन्हीं में से एक क्वांटिटी ऐसी है जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करते हैं। अगर टेम्परेचर मेजरमेंट करना एक पैरामीटर है, टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करते हैं। जब हम टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि हम उसको किस तरीके से निकालें, तो इसी के लिए एक लॉ आया जिसे जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। यानी जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करेगा। जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ये कि जीराथ लॉ से आपको क्या मिलता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करता है, टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करता है। अब टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर का मतलब हुआ कि अगर आप किसी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हो, टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है, इंडिविजुअल पैरामीटर है कि जिसको देने से उसमें यानी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है।
मॉलिक्यूल का यानी एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी मोड जो है ट्रांसफर, अगर वो हीट है, हीट के मोड में, वर्क के मोड में, जैसे भी आप ट्रांसफर करते हो तो उसको कहते हैं, आप जब भी फास्टर मूवमेंट होगा, अगर आपने उसको कुछ एनर्जी दिया तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट हाई होंगे। हाई मूवमेंट का मतलब हाई टेम्परेचर, लो मूवमेंट का मतलब लो टेम्परेचर। जनरली टेम्परेचर को जब मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में जो हम दिखाते हैं, या तो डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होगा, जैसे ये लिखा है इसकी यूनिट, दूसरा फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, तीसरा केल्विन हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये दोनों हैं, ये दोनों हैं। एक को डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है, एक को केल्विन कहा जाता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में हम कम देखते हैं इनको। अब अगर आप बात करते हैं कि इसको मेजर कैसे किया जाए, मेजर करने के लिए मैंने अभी बताया कि मोर पार्टिकल्स मोर थर्मल एनर्जी। अगर आप बात करते हैं हायर टेम्परेचर यानी मोर थर्मल एनर्जी, यूनिट किलो जूल में होती, स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है आपको पता है। ठीक है, अब अगर आप बात करें हीट के फॉर्म में, हीट के मोड में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो फिर आप कहते हैं कि इसका मतलब वहां पे कहीं टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हीट यानी टेम्परेचर का मतलब, मेजरमेंट का मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस है। अगर आप हॉटनेस की बात करते हैं मतलब वहां पे टेम्परेचर हाई है। कोल्डनेस की बात करते हैं, कहीं ठंडा आपको मिलता है तो इसका मतलब वहां का टेम्परेचर लो है, वहां का टेम्परेचर क्या है, लो है। तो इट इज नथिंग बट हॉटनेस और कोल्डनेस। मेजरमेंट की बात करेगा, अभी आगे हीट में आएगा तो वहां इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, वहां इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। मैंने कहा बेसिक चीज याद रखिए, जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जब बात करते हो तो आप बात करते हैं टेम्परेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट की, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट की। जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करेंगे, मतलब जीराथ लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके थ्रू हम टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करेंगे। अब जीराथ लॉ है क्या, फिर टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, हम जरा उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज द जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रखिएगा, मैंने अभी बताया इट इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ये क्या बताता है हमें, दिस इज लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड करता है। सिंपल सा जीराथ लॉ है। सुनिए क्या कहता है, आपके पास यहां पे कुछ बॉडी है, एक बॉडी ये है, इसको हमने एक बॉडी मान रखा है, दिस इज द बॉडी। एक बॉडी ये हो गई, इससे जुड़ी हुई दूसरी बॉडी ये हो गई, इससे जुड़ी हुई तीसरी बॉडी ये हो गई। दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी एंड दिस इज बॉडी सी, दिस इज बॉडी सी। एंड अगर मैं कहूं द बॉडी ए is in thermal equilibrium with body B, and the body B is in thermal equilibrium with body C, then A and C are also in thermal equilibrium। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि if A is in thermal equilibrium with body B, then TA is equal to TB। If body B
इन थर्मल इक्विलिब्रियम बॉडी सी, देन TB इज इक्वल टू TC। अगर ऐसा है देन A और C डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी TA मस्ट बी इक्वल टू TC। TA मस्ट बी इक्वल टू TC means body A, if body A in thermal equilibrium with body B and body B in thermal equilibrium with body C, then A and C are also in thermal equilibrium। अगर इन दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा और इन दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा तो इन दोनों का टेम्परेचर भी आपस में बराबर होगा। आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? बराबर होगा। अब अगर इनका टेम्परेचर आपस में बराबर होगा तो इसी को कहा गया, दिस इज ए जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सिंपल सा है, एकदम सिंपल। कहने का मतलब है, देखिए यही तो लिखा है, व्हेन टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये जो मैंने दिखाया, थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम सी सेपरेटली, then A and B are bound to be thermal equilibrium with each other। भाई अगर A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, then A and C are also in thermal equilibrium। then A and C are also in thermal equilibrium। वो बाउंड होंगे, उनको होना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी को कह दिया गया, दिस इज ए जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आई? इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या मतलब है जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? ये मयान ने आपको यहां पे ये क्लियर किया, बताया, और मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लिस्टर क्लियर समझ में आ गई होगी। ये बात आपको क्लिस्टर क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये तो हो गई जीराथ लॉ की बात। इसके आगे का देखते हैं जरा। देखिए ये बॉडी बनी हुई है, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, जीराथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स की जब बात करते हैं, ये टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करता है, साइंस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करता है। ठीक है, अब जब टेम्परेचर मेजरमेंट की बात आती है, जब भी टेम्परेचर मेजरमेंट की बात आती है, तो हम कहते हैं कि अगर आप टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करते हो तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए कहा गया कि टेम्परेचर मेजरमेंट करना आपको कुछ ना कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, उनके बेसिस पर आप टेम्परेचर मेजरमेंट की बात कर सकते हैं। तो पहले 1954 के पहले एक कॉन्सेप्ट चला था जिसको टू रेफरेंस पॉइंट सिस्टम कहा जाता था, एंड आफ्टर 1954 एक कॉन्सेप्ट चला जिसको वन रेफरेंस पॉइंट सिस्टम कहा गया। जो टू रेफरेंस पॉइंट सिस्टम है उसमें कहा गया कि अगर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल पॉइंट की बात करें तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्टेट की बात करें, जैसे वाटर है, वाटर में दो पॉइंट की बात करते हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट की बात करता है, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट की बात करता है और आइस पॉइंट की बात करता है।
अब आप वाटर की बात करोगे तो सबको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जिसे आइस पॉइंट कहा गया या फ्रीजिंग पॉइंट कहा गया। 0 डिग्री पर वो बर्फ बन जाएगा, 100 डिग्री पर वो बॉयल करने लगेगा। इसका मतलब ये दो पॉइंट हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं। और अगर ये दो रेफरेंस स्टेट एंड टेम्परेचर, एक बॉइलिंग स्टेट एक फ्रीजिंग स्टेट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं, तो यहां के जो दोनों टेम्परेचर हैं वो भी एक्सेप्टेबल होंगे। और इनके पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेम्परेचर की जो वैल्यू असाइन कर दी गई है उसको रेफरेंस स्टेट मान लिया गया, उस स्टेट को रेफरेंस स्टेट माना गया। और वहां पे जो टेम्परेचर होगा उसको रेफरेंस टेम्परेचर माना गया। उसको क्या बोला गया? रेफरेंस टेम्परेचर माना गया। अब अगर ये रेफरेंस टेम्परेचर हो गए तो ये दोनों फिक्स भी होते हैं। भाई बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वाटर का, ये फिक्स है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा आइस टेम्परेचर, ये भी फिक्स है। इसलिए इनको हम फिक्स पॉइंट भी कहा गया, यानी फिक्स टेम्परेचर भी, यानी वो रेफरेंस स्टेट को फिक्स पॉइंट कह दिया गया और वहां के जो टेम्परेचर हैं उनको फिक्स टेम्परेचर कह दिया गया। तो टू रेफरेंस पॉइंट का मतलब एक बॉइलिंग पॉइंट और एक आइस पॉइंट, यानी एक को बॉइलिंग पॉइंट जो कि फिक्स है, एक आइस पॉइंट जो कि फिक्स है। जब इस कॉन्सेप्ट को लेकर टेम्परेचर मेजरमेंट की बात की गई तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी आई। भाई दो दो पॉइंट को मेंटेन रख के मेजर करना थोड़ा सा टफ है। तो फिर इसके बेसिस पर फार्मूले बनाए गए और निकाले गए, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसलिए यहां पे नहीं बनाया। मैं बता दूंगा थोड़ी सी चीजें क्या क्या हैं उसमें, बट उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है यहां पे। आफ्टर 1954 कहा गया भाई आप बॉइलिंग और राइस दोनों को साथ में रखना, मेजर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करोगे, दोनों को एक साथ लेके चलोगे। तो फिर उन्होंने कहा कि एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसमें उन्होंने वन रेफरेंस पॉइंट की बात किया, और वो रेफरेंस पॉइंट जहां पर तीनों स्टेट पाई जाएं इक्विलिब्रियम में, जिसे ट्रिपल पॉइंट कहा गया, लिक्विड, सॉलिड और वेपर, उसके बेसिस पर जब मेजरमेंट किया जाता है तो उसको वन रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। और इससे बहुत आसान हो गया मेजरमेंट करना ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बेसिस पर, यानी ट्रिपल, जहां लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, वेपर भी है और तीनों इक्विलिब्रियम में है, तीनों इक्विलिब्रियम में है। इसलिए वो जो रेफरेंस पॉइंट आया उसको सिंगल रेफरेंस पॉइंट कहा गया। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर के जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जब मेजरमेंट की बात करेंगे तो उसमें जो मेजर करेंगे वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की बात करेगा। और इसलिए लिखा कि जीरोथ लॉ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कि जो क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं वो टेम्परेचर की मेजरमेंट कर देते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। उसके लिए हम एक रेफरेंस बॉडी यूज करते हैं, एक बॉडी यूज करते हैं जिसके थ्रू मेजरमेंट करते हैं। तो जिसके थ्रू मेजरमेंट करते हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो एक रेफरेंस बॉडी है जिसके थ्रू टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे। और एक प्रॉपर्टी है जिसका मेजरमेंट करना चाहते हैं, जिसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। और हो सकता है कि वही प्रॉपर्टी जितना चेंज होती है उसी के बेसिस पर हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर उतना चेंज हो रहा है, वहां से मेजर करते हैं। तो वो जो रेफरेंस बॉडी है, ए रेफरेंस बॉडी इज यूज्ड एंड ए सर्टेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बॉडी, उसी रेफरेंस बॉडी का एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जिसको थ्रू
जो चेंज होगा और उसके चेंज होने पर हम टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेंगे कि ये चेंज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इतना चेंज हो रहा है, एक रिलेशन बनेगा, फार्मूला बनेगा, वहां से निकाल लेंगे। तो जिस रेफरेंस बॉडी को बात करते हैं, यानी हमने जो दो चीजें सिलेक्ट किया, एक रेफरेंस बॉडी सिलेक्ट किया और दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट किया। एक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एक उसका जो कैरेक्टर है वो सिलेक्ट किया। जब वो चेंज होगा तो उसी से टेम्परेचर को कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि इतना टेम्परेचर इसमें चेंज हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि वो बॉडी, वो प्रॉपर्टी जो कि चेंज होती है उसको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये देखिए, द चेंज इन द सिलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब वो चेंज होता है उसी को लेते हैं क्या, चेंज इन टेम्परेचर, और उसी को सिलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा गया थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसी चेंज इन टेम्परेचर के साथ, यानी टेम्परेचर चेंज कैलकुलेट करेंगे जिस कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू, यानी जो चेंज होती है उसी को, उसी कैरेक्टरिस्टिक को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कह दिया गया। और उस रेफरेंस बॉडी को, जो रेफरेंस बॉडी हमने भी यूज किया था क्या मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जिस रेफरेंस बॉडी का यूज किया था उसका नाम पड़ गया थर्मामीटर। उसका क्या नाम पड़ गया, उसका नाम पड़ गया थर्मामीटर। यानी जो थर्मामीटर है इट इज ए रेफरेंस बॉडी, यानी हमने एक रेफरेंस बॉडी सिलेक्ट किया जिसको हम थर्मामीटर कहेंगे, और उस थर्मामीटर की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जिसमें चेंज आएगा, जिसके थ्रू टेम्परेचर का चेंज निकालेंगे, उसको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कह दिया गया। यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर होंगे। वो रेफरेंस बॉडी थर्मामीटर हो गई, उसकी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। जैसे मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर है, क्या चेंज होता है, लेंथ चेंज होती है। उस लेंथ के बेसिस पर हम मेजर करते हैं कि इतना बुखार है इसको, और जब वो लेंथ चेंज होती है तो कहते हैं इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लेंथ हो गई। लेंथ में कितना चेंज आएगा उसके बेसिस पर हम बात करेंगे कि इसके टेम्परेचर इतना है, लेंथ का एक रिलेशन बना होगा, उस रिलेशन से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उस रिलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर की बात करें तो आसानी से वहां हम निकाल लेते हैं। इसका मतलब हमने जीराथ लॉ समझ लिया। जीराथ लॉ क्या होता है, जीराथ लॉ के बेसिस पर टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करते हैं, उसके बेसिस पर हम बात करते हैं कि जो एक रेफरेंस बॉडी हमने सिलेक्ट किया उसको थर्मामीटर कहा था, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके थ्रू टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, उसको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कह दिया गया है, उसको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कह दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसके आगे डिफरेंट डिफरेंट थर्मामीटर्स हैं, उनको कैसे देखेंगे, कैसे निकालेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आए होंगी। ठीक है, एक बार देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।